नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं विकास दुबे की बात नहीं करने वाला। आप कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, विकास दुबे के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ी खबर है, पिछले 8 दिनों से सुर्खियों में है। अब उसका एनकाउंटर हो गया है। सत्य जानना चाहिए। अब एनकाउंटर हो गया। बहुत से लोग आश्वस्त हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन था, ये दुर्दांत अपराधी था, ये आतंकवादी था, ये गुंडा था। इसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इसकी भी हत्या होनी चाहिए थी, इसका यही अंत होना चाहिए था। वो कन्विंस्ड है। कुछ का कहना है नहीं, एनकाउंटर फर्जी है, जांच होनी चाहिए। इस तरह से तो लोकतंत्र का गला दबोच दिया जाएगा, हमारी व्यवस्था की हत्या हो जाएगी। अदालतों का काम है फांसी पर लटकाना, इसे फांसी पर लटकना चाहिए था, ऐसे एनकाउंटर ना होता। यह धड़ा भी कन्विंस्ड है। तो यह अपने आप में एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। दोनों धड़े अपनी बात पर कायम हैं, लेकिन इसमें एक बात तो तय है, विकास दुबे खत्म, राज भी हजम। अब वो राज नहीं मिलने वाले हैं कि किसका हाथ था कि विकास दुबे का विकास होता रहा पिछले 20 सालों से। किसी का तो संरक्षण मिला होगा ना कि ये किसी के रडार पर, किसी की नजर में नहीं आया। और इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत की कि पुलिस वालों पर गोलियां चला दी, 8 लोगों को मार डाला, हत्या कर दी। वो शहीद हुए, पर इसने तो हत्या की ना। कुछ लोगों को इस पर भी दिक्कत होती है कि उन्हें शहीद कहिए, पर विकास दुबे ने तो हत्या की। लेकिन वो राज हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। वो जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ खत्म। बहुत से लोगों की ब्लड लस्ट, वो आई फॉर एन आई, कि आंख का बदला आंख। अब किस्सा खत्म कि हां मार दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब इस पर राजनीति भी होगी, चुनाव में भी ये मुद्दा उठेगा, लेकिन असल राज नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक बहुत छोटी कड़ी है, इसीलिए आज मैं विकास दुबे पर बात करने नहीं वाला हूं। कल भी अपने कार्यक्रम में मैंने कहा था, वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। इक्का दुक्का पेड़ दरख्तों की हम बात कर रहे हैं, जंगल पर हमारी नजर नहीं है। जो वहां बरगद के पेड़ मौजूद हैं सालों साल से इस व्यवस्था में, जो अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उनकी पोल नहीं खुलती, उनका कच्चा चिट्ठा नहीं खुलता, उनके राज उजागर नहीं होते हैं। व्यवस्था जस की तस है। इसीलिए आज मैं बड़ी तस्वीर आपके सामने खींचने वाला हूं। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की दिक्कत नहीं है, ठाए ठाए कर दिया, गुंडा राज खत्म हो जाएगा, ताल ठोकी जा रही है। पर जो ये व्यवस्था में गुंडा राज कायम है, उसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार क्यों नहीं है? छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, हमारी ये 17वीं लोकसभा है। लोकसभा में 542 सांसद होते हैं। 542 सांसदों में से कितने दागी हैं? थोड़ा अंदाजा लगाइए। आप कहेंगे होंगे 10, 20, 30, 50, 100, थोड़ा और बढ़ाइए आंकड़ा, 150, 200 नहीं, 233 सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। अब आप कहेंगे, और बहुत सारे राजनीतिक दल भी कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में ना केस होते रहते हैं, ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से केस एक दूसरे पर डाल दिए जाते हैं, तो हमें अपराधी कहना गलत होगा। अब इन 233 में से 159 कुल लोकसभा की 29% है ये संख्या। जो सांसद है ना, जिन्हें महामहिम, सम्माननीय, माननीय, अलग अलग शब्दों से नवाजा जाता है, हत्या, बलात्कार और अपराध के मामले हैं 29% सांसदों पर, 159 सांसदों पर हम खामोश हैं। गुंडा राज खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देश में राजनीति जो है वो गंगा की तरह पवित्र हो जाएगी। गंगा भी पवित्र नहीं रही, वो अलग बात है, लेकिन गंगा की तरह पवित्र हो जाएगी हमारी राजनीति। मानो बहुत साफ सुथरी है हमारी राजनीति पूरे देश में। यह सिर्फ एक मिसाल आपके सामने मैंने पेश की है, पर कोई इसके बारे में नहीं बोलता।
मैं आपको 27 साल पीछे भी लिए चलूंगा। एक NN वोरा कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें अपराध के राजनीतिकरण और राजनीति के अपराधीकरण के साफ संकेत दिए गए थे। एक नेक्सस की बात की गई थी कि राजनेताओं, नौकरशाहों और माफियाओं का एक कनेक्शन है, यह गठजोड़ है। दर्शकों, क्या आपको मालूम है 3 महीने में NN वोरा ने वो रिपोर्ट दे दी थी। वो रिपोर्ट मुंबई में जो दंगे हुए थे मार्च 1993 में, उसके बाद उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जुलाई में, इसी महीने में, आज से 27 साल पहले 3 महीने में रिपोर्ट दे दी गई। आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। आज तक कुछ हिस्से सार्वजनिक किए गए हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है क्योंकि उसमें कड़वे सच थे, कड़वी हकीकत थी हमारी व्यवस्था की। दबा दिया गया। 2002 से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देखिए, अब सभी उम्मीदवारों को अपना आपराधिक ब्यौरा देना होगा, मतदाताओं को बताना होगा कि हमारे खिलाफ कितने केस हैं। पर क्या हुआ? आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। 2009 के आंकड़े दिखाऊंगा, 2014 के, 2019 के। लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामले थे वो विजयी होकर आ रहे हैं। यह प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो राजनेता हैं, जो सांसद हैं, उन पर आपराधिक मामले हैं, इनका निपटारा 1 साल में कीजिए। कुछ नहीं हुआ। यह व्यवस्था बदलने को तैयार नहीं है और हम अनभिज्ञ हैं, हम जानकारी नहीं रखते। हम ताली बजा देंगे या गाली दे देंगे, जेन्युइन बता देंगे एनकाउंटर को या फर्जी बता देंगे, और गुंडा राज खत्म होने की ताल ठोकी जाएगी तो हम ताली बजा देंगे। व्यवस्था जस की तस रहेगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, विकास दुबे जेल जाता तो बड़ा नेता बन जाता, बहुत सारे बड़े नेता बने, और राजनीति वाले गुंडों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट कब? गुंडा राज खत्म करने की बात होती है 1-2 सूबों में क्यों होती है? पूरे भारत में राजनीति से गुंडों का खात्मा हो, सफाया हो, यह ताल कोई क्यों नहीं ठोकता? चर्चा में मेरे साथ राकेश सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, प्रोफेसर हैं, और अपने छात्रों को जो ये मैं बातें कह रहा था और NN वोरा की रिपोर्ट के बारे में इनसे पूछूंगा, बहुत पढ़ाया है इन्होंने, पर ये किताबी बातें रह गई क्या? मैं राकेश सिन्हा से आज पूछने वाला हूं। अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, योगेंद्र यादव संस्थापक हैं स्वराज इंडिया के, और ये जमीनी हकीकत जो है उससे भली भांति वाकिफ हैं। इनसे भी ज्यादा वाकिफ हैं यशोवर्धन आजाद, वरिष्ठ IPS अधिकारी रह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, सचिव रह चुके हैं सुरक्षा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और एक और खास मेहमान मेजर जनरल अनिल वर्मा रिटायर्ड। एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहतरीन काम करती है। कड़वी हकीकत सामने लेकर आती है यह संस्था। इनके आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन जनरल वर्मा, राजनीतिक पहलू बहुत होता है, बहुत राजनीतिक डिबेट होती है, बहुत चिल्पो होती है, मैं चिल्पो नहीं होने देता, पर जो मैंने शुरुआत में जो बात कही है, बड़ी तस्वीर कोई देखेगा, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? ये जो गुंडे, ये जो अपराधी पैठ बना चुके हैं हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था में, इसके बारे में कोई बात करेगा क्या? आप मेरे से कह रहे हैं जी? आपकी आवाज थोड़ा बीच पे कट रही है। जी जनरल वर्मा, आप ही से सवाल है। ओके, तो आपने सिर्फ लोकसभा का स्टैटिस्टिक्स दिया था, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। राज्यसभा में भी 34% हैं MPs जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें से 12% हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस। और अगर खास तौर से यूपी की बात करें तो अभी जितने MLAs हैं उसमें 36% हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 26% हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और अगर पार्टी वाइज लें तो यूपी के MLAs की बात कर रहा हूँ
37%, 37% हैं बीजेपी के, 30% हैं सपा के, 26% हैं बीएसपी के और कांग्रेस का 14% जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। सवाल ये उठता है जी कि ये जैसे आपने बताया 2002 से चल रहा है और वोरा कमेटी रिपोर्ट के वो अपेंडिसेस वगैरह इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रिसर्च है उससे ये जाहिर होता है कि जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर हैं और जिनके पास खूब पैसा है, ऐसे कैंडिडेट्स तकरीबन हर एक पार्टी 1/3 यानी कि 1/3, ये थंब रूल है, 1/3 ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं। क्यों टिकट देते हैं? हमारी रिसर्च से ये पता लगता है क्योंकि उनके जीतने के दुगने चांसेस हैं बनिस्बत उसके कि जिसके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ व्यवस्था जिम्मेदार नहीं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल हम लोग जनरल वर्मा, हम लोग इन गुंडों को, इन तथाकथित रॉबिन हुड्स को सम्मान देते हैं, जयकारे करते हैं, इनके नाम का बटन भी दबाते हैं। जनता की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग जीत रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज तो यही चाहती हैं कि वो जीते, तो वो तो इनको टिकट देंगे। तो ये जो चीज़ है इसमें 2-3 चीज़ें मैं और बताता हूँ। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल बड़ा क्लियरली बोल दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये पार्लियामेंट का काम है, वो लॉ पास करे इसके खिलाफ कि भाई क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कोई सुनता नहीं है उसकी। अभी जो रिसेंटली एक और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसमें उन्होंने बोला कि अब पार्टियों से पूछा जाएगा कि आप ये जो क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स हैं इनको टिकट क्यों दे रहे हो। ओके, पूछ लीजिए, वो कुछ जवाब दे देंगे, लेकिन बंदे फिर भी वैसे ही खड़े करेंगे। तो इसके ऊपर कुछ गंभीरता दिखाई नहीं देती मुझे किसी भी तरफ से। है बिल्कुल जनरल वर्मा जो आप कह रहे हैं ना, इसीलिए आपसे मैंने शुरुआत की है। राजनीतिक चिल्पों में असल बात लोगों के सामने नहीं आती है। और यशोवर्धन आज़ाद, पहली दफ़ा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, मेरे शो पर आए हैं और हिंदी चैनलों पर आया कीजिए सर। मेरी आपसे गुजारिश है, हिंदी चैनलों पर आया कीजिए। यहाँ भी बहुत संजीदा, बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिबल डिबेट्स होती हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि गुंडा राज खत्म, ये ताल ठोकी जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये देश में, देश की राजनीति से गुंडा राज, ये ऑपरेशन ऑल आउट कब होगा शुरू? होगा भी क्या कभी? गुंडा राज देखिए एनकाउंटर राज से नहीं खत्म होता है और इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कि चलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था जिसको कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, वो बिल्कुल ही वो तंत्र ढीला ही नहीं बल्कि टूट चुका है। और इसलिए ये व्यवस्था इसलिए भी पनपते रहेगी क्योंकि किसी भी प्रदेश में, जैसा कि जनरल वर्मा ने कहा, भी बिल्कुल सही कहा, किसी भी प्रदेश में ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। और बड़े विनम्रता के साथ अखिलेश जी, इनको मैं जानता हूं और राकेश सिन्हा जी के सामने कहना चाहता हूं, वो लोग ना तो पुलिस रिफॉर्म करना चाहते हैं। पुलिस आज रो रही है कि मुझे सुधार दीजिए, लेकिन जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो ये कहता है कि नहीं, आप बिल्कुल मत सुधरिए, हम जैसे कहें आप वैसे चलते रहिए। इसमें बहुत सारे बहुत ही बहादुर योद्धा हैं आईपीएस में और आईएएस में। और आज भी मैं कहूंगा कि अगर यूपी सीएम लीड लें और ईमानदार और अच्छी छवि वाले कलेक्टर और एसपीज पोस्ट करें तो ये माफिया की जो समस्या है 1 साल में खत्म हो जाएगी। इसका उदाहरण हिंदी बेल्ट बिहार में है और अखिलेश जी को मालूम है, जहां पे एक मुख्यमंत्री ने ऐसे किया था। ऑफ कोर्स उन्हें निकाल दिया गया था, वो दूसरी चीज है। लेकिन आज इस व्यवस्था को और अगर कोई नहीं तोड़ता है तो हम ये बराबर झेलते रहेंगे। मैं ये आशा करता था कि विकास दुबे को डेथ सेंटेंस कोर्ट द्वारा दिया जाएगा, एनकाउंटर द्वारा नहीं। और ये जो एनकाउंटर हुआ है इस बात को इंगित करता है कि हमारी व्यवस्था को सुधारने के लिए अभी सालों साल लगेंगे। यशोवर्धन आजाद, मैं एक और बात आपसे पूछूं, जो मैंने सवाल भी पूछा, इसका एनकाउंटर नहीं होता इस विकास दुबे का, इस टुटपुंजिये का, इस चुटभइये का, ये बड़ा नेता बन जाता है ना।
तो या तो बड़ा नेता बन जाएगा गुंडा या गोली मार दी जाएगी। इनकन्वीनियंट हो गए व्यवस्था के लिए तो गोली मार देंगे, वरना माननीय सम्माननीय बना देंगे। यही है ना तरीका। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि काफी जो माफिया हैं, इनसे भी ज्यादा बड़े माफिया हैं, वो भी तो आखिर जेल में हैं, वो भी बाहर हैं। अंसारी हैं, कितने लोग ऐसे हैं, शहाबुद्दीन हैं, ये भी जेल में हैं। धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो रही है, लेकिन जो व्यवस्था है वो तो नहीं बदली है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को, ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, इसे बड़ा बनाया गया। हाँ। 90 के दशक से लेकर ये जो 2001 में जिन्होंने अपने क्राइम हिस्ट्री में अपने बिल्कुल ये सुप्रीम इस पे पहुंच गए, मिनिस्टर को मार के, ये सब हर राज में पनपे हैं और हर राज में पनपते हैं ये। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी ऑटोनॉमी अगर आप ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को दीजिए, अच्छे निर्भीक ईमानदार व्यक्तियों को पोस्ट कीजिए, तो इससे सारे लोगों को भला ही होगा, सरकारों को भी भला होगा। पर ये गठजोड़ बन गया है ना। और मैं एनएन वोरा पर तो आऊंगा, राकेश सिन्हा। पहले जो ये आंकड़े हैं, हम कहते हैं गुंडाराज, ये उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। मैं अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर 17वीं लोकसभा में 542 में से 233 यानी कि 43% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, उनमें से 159 यानी कि 29% पर हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे गंभीर मामले हैं, तो हम कौन से स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? कि भारत के लोकतंत्र में बहुत कुछ सफलता भी पाई। संदीप जी, आपने तो इस पर बहुत रिसर्च किया है और इस पर कई बार डिबेट किया है, और मैं भी रहा हूँ। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बूथ कैप्चरिंग की घटना और अनुसूचित जाति और गरीबों को वोट नहीं दिया जाना एक आम बात। जो सामंती लोग थे, चाहे जिस पार्टी में भी थे, वो इनको रोकते थे, लेकिन लोकतंत्र ने उसको नकारा है। और आज अपवाद स्वरूप वोट नहीं देने की घटना, नहीं दिए जाने की घटना, अपवाद स्वरूप वोट कैप्चरिंग की घटना होती है। इस पर इससे दूसरा जो एक आशावादी पहलू है, जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एवं कुछ हद तक अमेरिका और रशिया के भी चुनाव में देखते हैं, आर्म्स डीलर का चुनावी राजनीति में फंडिंग करना, फाइनेंस करना और चुनाव को प्रभावित करना। भारत की राजनीति, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, इन सब बड़े माफिया और नए क्राइम्स हैं, उससे बची रही है भारतीय लोकतंत्र की एक खासियत। इसको स्वीकार करना नहीं। आप आशावादी हैं ना? ना 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 ना, बीच में रोक रहा हूं। राकेश सिन्हा, एक सेकंड, आपको पूरा मौका दूंगा, कोई यहां पर जल्दबाजी नहीं है, हम मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेंगे। आप आशावादी हैं, आप मुझे निराशावादी कह सकते हैं। आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है हमारे लोकतंत्र में। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 2009, 2014, 2019 तीनों लोकसभाओं के 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा के मैंने आंकड़े देखे। 2009 से 2019 में 44% का इजाफा है ऐसे सांसदों की तादाद का जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। 44% इजाफा 10 सालों में, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में यह मैंडेटरी कर दिया है कि अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा आप, कोई भी उम्मीदवार जो है वो मतदाताओं को देगा। यह घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। आप निराशावादी कह सकते हैं मुझे? नहीं, मैं अब उसका उत्तर देता हूँ। देखिए, मैं एक बड़ा रोचक आर्टिकल का हेडलाइन बताता हूँ। पॉली टॉइनबी ने 22 अक्टूबर 2012 को द गार्डियन में लिखा, उसका हेडलाइन बहुत अच्छा है, व्हाई पॉलिटिशियंस वोंट टेल यू द ट्रूथ अबाउट क्राइम। और उसका जो सार है उस पूरे आर्टिकल का, टेलिंग द ट्रूथ मे नॉट ऑलवेज रोड टू विक्ट्री। तो राजनीति में बिजनेस और क्राइम से जो सहारा लिया जाता है, ये मैं कहा भारतीय राजनीति का एक बहुत ही काला अध्याय है। और त्रिलोचन शास्त्री, आपकी बात में आगे बढ़ाता, त्रिलोचन शास्त्री जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के, उन्होंने 2014 में एक पेपर पब्लिश किया जो सबको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सिविल सोसाइटी, इंडियन इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी टुडे। उसमें उन्होंने जो डाटा दिया कि जो चुनाव जीतते हैं क्रिमिनल, 23% जो क्रिमिनल चुनाव जीतते हैं उनका एवरेज प्रॉपर्टी 4.27 करोड़ होता है। 23% जो सीरियस टेंटेड क्रिमिनल्स जीतते हैं उनका एवरेज प्रॉपर्टी 4.38 करोड़ होता है। तो ये क्राइम, कंट्रैक्टर, ये सब जो लिंक बन गया है उसका एक मार्जिनल इम्पैक्ट है।
हम मार्जिनल इम्पैक्ट इसलिए कि कॉम्पिटिटिव सिस्टम में एक जो मार्जिनल कह रहे हैं आप इम्पैक्ट, मार्जिनल इम्पैक्ट 43% सांसद लोकसभा में, और लोकसभा की बात नहीं है। अब एक मिनट राकेश सिन्हा, एक मिनट प्रोफेसर साहब रुकिए तो, रुकिए तो हमसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। एक मिनट प्रोफेसर साहब रुकिए। सहारा भी लेते हैं, बिजनेस का भी सहारा लेते हैं, कंट्रैक्टर्स का बड़ा, सभी कंट्रैक्टर्स खराब नहीं होते हैं, लेकिन जो माफिया टाइप कंट्रैक्टर्स होते हैं उनका लिंक होता है, फिर पॉलिटिशियंस उसमें आ जाता है। प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनिए, राकेश सिन्हा आपको आवाज आ रही है मेरी कि कनेक्शन कट गया? चंद्रशेखर जो एक कम्युनिस्ट लीडर छात्र नेता था, उसकी सीधे हत्या की, आज जेल में है, और जेल से वो पॉलिटिशियन से बात करता था, जो प्रगतिशील पॉलिटिशियन से बात कर रहा था। नहीं लगता है आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कनेक्शन एक बार ठीक कराइएगा, क्योंकि मुझे काउंटर क्वेश्चन करना है, अभी मैं उसका इंतजार करूंगा। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, मतलब लोकसभा में 43%, 44% का इजाफा हो जाता है 2009 से 2019। 2017 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपराधिक मुकदमे जो हैं सांसदों के खिलाफ, इनका निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 1 साल में निपटारा कीजिए। 10 स्पेशल कोर्ट बनाई गई, 1233 केस ट्रांसफर किए गए, एक पर भी नतीजा नहीं आया, फैसला नहीं आया। देखिए बहुत अच्छी बहस करा रहे हैं, मेरे मन की बहस, क्योंकि इन्हीं सब समस्याओं से हम राजनीति में जिसको कहते हैं झेलते हैं। अगर ये क्लीन हो जाए तो मेरे लिए राजनीति बड़ी और अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा और तथ्यों के साथ बताऊंगा। राकेश सिन्हा जी से आप बात कर रहे थे, वो लैटिन अमेरिका, ईरान, तुरान और 60s की बात आ गई। ये राकेश सिन्हा जी उसी पार्टी से, उसी संस्था से हैं जिसने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ाया जाए। प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ाया गया और प्रधानमंत्री जी ने बहुत दबाव के बाद कहा कि मेरा मन बहुत व्यथित है। अब मैं प्रधानमंत्री जी की बात पे आता हूँ, ऊपर से शुरू करता हूँ। 2014 के पहले आदरणीय मोदी जी ने घूम घूम के कहा था कि राजनीति में जितने भी अपराधी हैं उनका 1 साल के अंदर मैं फैसला करा दूंगा और लोकपाल तो मैं तुरंत ला दूंगा। बहुत होता रहा, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि फास्ट ट्रैक बनाओ, जिस साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा फास्ट ट्रैक बनाओ 2017 में, उस साल उत्तर प्रदेश की सरकार दिसंबर में एक नीति लाती है विधानसभा में कि अपराधियों से मुकदमे वापस होंगे। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार के डाटे हैं, जो विधानसभा में बोला गया था कि 20,000 मुकदमे वापस होंगे, हजारों भाजपाइयों के मुकदमे वापस हो गए, क्योंकि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो मुकदमे जाते। अपने गिरबान में भी झांकेंगे अखिलेश प्रसाद सिंह। अब मैं एक आंकड़ा बताता हूं ना, सुनिए सबकी बात। एक मिनट, मैं थोड़ा नहीं, आपने, क्योंकि मैं इसे पार्टी विशेष नहीं बनाना चाहता हूं। पार्टियों के मैं अगर आंकड़े खोलने लगूंगा तो पूरा घंटा निकल जाएगा, पर आप क्योंकि बीजेपी की बात कर रहे हैं, देखिए सबको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मैं तो दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे गुंडों मवालियों के लिए बटन ना दबाइए, इन्हें रॉबिन हुड, इन्हें राजा मत बनाइए। मैं तो आप लोगों से, दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन एक मिनट, जो आप कह रहे हैं ना, इस संसद में सबसे ज्यादा मुकदमे किसके खिलाफ दर्ज हैं? कुरियाकोस का नाम सुना होगा ना, आपके सांसद हैं केरल से। 204 मामले लंबित हैं, 204 आपके इस सांसद के खिलाफ, 204 मुकदमे। 52 सांसद हैं आपके, 29 पर आपराधिक मामले हैं। अखिलेश बाबू अपने गिरेबान में भी झांकिए। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, और व्यवस्था में जो लोग जिम्मेदार हैं, जो बैठे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं कि कब ये समाप्त होगा, कैसे खाली होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया कि नियत देखिए, पहले कहते हैं हम कानून लाएंगे, कानून नहीं लाते हैं, फिर जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोर्ट बनाओ तो ये कानून ला देते हैं कि मुकदमे वापस करने के। मैं नीति की बात बता रहा हूं कि कैसी सोच है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपराधियों के बलबूते सत्ता पाते हैं, नहीं सभी कर रहे हैं ना, आपका मंशा नहीं है। नहीं, फिर आप जनरलाइज करते हैं, फिर आपके बहस का कोई फायदा नहीं। फिर बहस करने से फायदा क्या हुआ? हाँ बताइए, बात जारी रखिए। जिसकी जिम्मेदारी मिली है, नहीं सुनिए, अरे आपने एक तरफ कहा जा रहा कि कानून बनाओ, फास्ट ट्रैक करो, साल भर में मुकदमे का फैसला करो। मोदी ने तो क्या ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो बीजेपी की सरकार कानून ला रही है कि मुकदमे वापस करो।
सारे बीजेपी के जितने अपराधियों के मुकदमे थे, आपने सुना होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगों के, मर्डरों के, क्या क्या सबके मुकदमे वापस हो गए। ये क्या दिखाता है कि आप नहीं चाहते हैं जो सत्ता में बैठे हैं, आप लोग राकेश सिन्हा, आप लोग नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक मिनट, राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं, राकेश सिन्हा स्क्रीन पर। राकेश सिन्हा, बीच में कनेक्शन कट गया था, आप अपनी बात जारी रख रहे थे, लोकसभा की बात हो रही थी, आप आशावादी हैं, अलग अलग देशों के आपने उदाहरण भी दिए। आप लोकसभा को छोड़िए, आप बता रहे थे लोग भी उनको वोट दे देते हैं, ये माफिया है, प्रतिशत बता रहे थे। देखिए एक मिनट बात तो सुन तो लीजिए राकेश सिन्हा। जैसे जनरल वर्मा ने बताया, लोकसभा में 43% आपराधिक मामलों वाले सांसद हैं। राज्यसभा, ये तो हाउस ऑफ एल्डर्स है, इसे लोग नहीं चुनते। इसमें हर पार्टी अपने बेस्ट टैलेंट को या देश के बेस्ट लोगों को हाउस ऑफ एल्डर्स में लेकर आता है, जैसे आपको लेकर आया गया है कि पढ़े लिखे इंसान हैं। आप में से 34% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, 12% पर हत्या, बलात्कार जैसे, अपहरण जैसे संगीन मामले हैं। ये हाउस ऑफ एल्डर्स का हाल है। देखिए, भारत की राजनीति की त्रासदी को तो मैं बता ही रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि देखिए राजनीति का जो वंश है, पता नहीं त्रिलोचन शास्त्री वाली बात में आप सुन पाए कि नहीं सुन पाए। सिविल सोसाइटी इंडियन इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी टुडे में उन्होंने एक बुकलेट लिखा, जो बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर, उसमें उन्होंने जो आंकड़ा दिया, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा, उससे जुड़ा हुआ मामला। उन्होंने कहा जो 23% टेंटेड अपराधी आते हैं, उनका एवरेज प्रॉपर्टी 4.28 करोड़ होता है। जो सीरियस टेंटेड आते हैं 23% आ रहे हैं जीत कर। उन्होंने 60,000 कैंडिडेट्स का सर्वे किया, उनका एवरेज आंकड़ा आपने बताया। अब मुझे राज्यसभा की बात बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो कास्ट पोलराइजेशन और कम्युनल पोलराइजेशन के कारण जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको आप जाकर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उनका एक फिलैंथ्रोपिक इमेज भी बना हुआ रहता है। वो पर्टिकुलर कास्ट में, कम्युनिटी में, रीजन में आप जब ये बता दिया आप, जमीन पर ये आपकी बात ऑन एयर हुई है। मैं ये पूछ रहा हूँ, राज्यसभा में मजबूरी क्या है कि 34% आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जाएंगे? हाउस ऑफ एल्डर्स किस लिए उसकी कल्पना की गई? ये क्या लाचारी बताता हूँ। उस राज्यसभा में उन लोगों को भेजकर उनके उस आपराधिक पृष्ठभूमि, उनकी कथित रूप से जो एक सूडो लोकप्रियता होती है, जो जाति पर, कम्युनिटी में पकड़ होती है, उसके रिप्रेजेंटेशन का लाभ उठाकर फिर लोकसभा डायरेक्ट चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश होती है। वो फंड भी करते हैं, क्रिमिनल सिर्फ क्राइम से सपोर्ट नहीं करते। क्राइम की भूमिका कम हुई है, अब फंडिंग की भूमिका अधिक हुई। तो जो पार्टियां फंडिंग कराती हैं, जैसे इमरान मसूद, अब कांग्रेस पार्टी की क्या लाचारी थी जो अब आप एग्जांपल देने लगते हैं, फिर वो मैं एग्जांपल्स में चला जाऊंगा। एग्जांपल्स नहीं, आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि एक हत्यारा बलात्कारी हाउस ऑफ एल्डर्स में आपके साथ बैठा है? नहीं, एकदम नहीं। जो हत्यारा बलात्कारी है, चाहे मुखिया का चुनाव ही क्यों ना हो, ग्राम प्रधान का ही चुनाव क्यों नहीं हो, भारतीय लोकतंत्र को उससे उबरना पड़ेगा। और हमें पार्टी और विचारधारा की सीमाओं से बाहर उठकर इस पर आवाज कौन उठाएगा? अरे योगेंद्र यादव, एक मिनट, योगेंद्र यादव, अब सब यहां पर मेरी बात मान रहे हैं। पार्टी फोरम में कोई सवाल उठाता है? जब टिकट बांटे जाते हैं कोई बोलता है? एक मिनट राकेश सिन्हा, एक मिनट। योगेंद्र यादव, कोई बोलता है क्या? तब तो कह दिया जाता है विनेबिलिटी फैक्टर है, जो भी पार्टी अध्यक्ष है उसने तय कर लिया इसको टिकट देना है, पार्टी के सर्वाओं ने तय कर लिया इन्हीं को राज्यसभा भेजेंगे। कोई बोल भी पाता है? जानकर अनजान बने हुए हैं ना सब। वही बात है संदीप भाई, अमूर्त चर्चा आप चाहिए यहाँ 1 घंटा करवा दीजिए, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को बुला लीजिए, अमूर्त 1 घंटा भाषण दे देंगे। भारत में, लैटिन अमेरिका में, यहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ, कितना बुरा है, कितना दुखद है, कितना त्रासद है। लेकिन आप सही पूछ रहे हो भैया, आपने गिरेबान में झांक के देखो। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहा करती थी कि समाजवादी पार्टी के दौरान गुंडा राज चलता था, और ये बात काफी हद तक बिल्कुल सही थी। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी आने के बाद क्या हुआ? बीजेपी आने के बाद स्थिति और बदतर हुई है, बेहतर तो नहीं हुई। इसके बारे में बात की जाए ना, तो अमूर्त बातों को छोड़ के अगर मूर्त हम बात करें तो बेहतर होगा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तानियों की 2 बीमारी है इस समस्या पे बात करने के लिए। सामान्यतः हमारी 2 बीमारियां रहती हैं। एक तो हम व्यक्ति पे फोकस करते हैं, व्यवस्था पे नहीं करते। अब ये मामला विकास दुबे का आ गया है, और संयोग से इस वक्त बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है चर्चा विकास दुबे की होगी, चर्चा इस पर्टिकुलर रिजीम की होगी, और इसमें बाकी सब पार्टी वाले मजे लेंगे, चस्के लेंगे, ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे वो दूध के दूध।
हाँ। कौन नहीं जानता इससे पहले स्थिति क्या हुआ करती थी। दूसरी बात, हमारी समस्या ये है कि हम एक कुंजी से सारे ताले खोलना चाहते हैं। हमें एक पुड़िया चाहिए कि भैया एक पुड़िया बता दो जिससे कल राजनीति में अपराध की समस्या समाप्त हो जाए। ऐसी कोई पुड़िया है नहीं। कम से कम 5 चीजों पे हमें एक साथ बात करनी होगी, 5 समाधान हमें सोचने होंगे, तब जाके इससे होगा। दुर्भाग्यवश जो लोकतांत्रिक सुधार चाहते हैं वो लोग भी कई बार पुड़िया के चक्कर में आ जाते हैं कि भैया एक पुड़िया मिल गई तो मामला सुलझ जाएगा। पहला, समस्या सत्ता की है, इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता का राजनीति और अपराध से संबंध है। पहले तमंचे वालों से सीधा संबंध हुआ करता था, वो सीधे के सीधे आ जाते थे। आज हो सकता है तमंचे वाले कम आ गए हों, लेकिन आज सफेद पोश अपराधियों का जमाना आ गया है। ये बात सही है कि जो 34% आप बता रहे हो, इसमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके खिलाफ केस झूठे हों, लेकिन ऐसे बहुत होंगे जिनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, लेकिन जिनका इन सफेद पोशों का अपराधियों से सीधा संबंध है। और विकास दुबे का मामला हमें बिल्कुल साफ दिखाता है। तो पहला सरकार, दूसरा पार्टियों की बात आपने की है और पार्टियों में बदलाव की जरूरत है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया है, बिल्कुल वाजिब केस है, वो होना ही चाहिए। लेकिन बाकी 3 चीजों की हमें चर्चा करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हर्षवर्धन जी ने पुलिस रिफॉर्म की बात की, जो कि इतने साल से अटका हुआ है। पुलिस में बहुत ईमानदार लोग हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन आज की व्यवस्था उन्हें काम नहीं करने देती, तो उसके रिफॉर्म की जरूरत है। चौथी, जुडिशरी को हम न भूलें। अगर कल भी सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये तो खुल्लम खुल्ला हत्या की है, जैसा हैदराबाद वाले मामले में किया था, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जाए और इन तमाम लोगों को, अफसरों को पता लग जाए कि भैया या तो परसों तक नौकरी चली जाएगी या मैं पूरी जिंदगी जेल में बिताऊंगा, तो ये सब उन राजनीतिक आकाओं का नाम उगलना शुरू कर देंगे जिन्होंने फोन करवा के ये सुनिश्चित करवाया था पहले कि विकास दुबे को पकड़ा ना जाए, और अगर पकड़ लिया है तो सीधा मार दो भैया, इसके मुंह से आवाज ना निकल जाए। इन सब के नाम पता होने की जरूरत है। आज इसकी जिम्मेवारी भारत के सुप्रीम कोर्ट की है। इलाहाबाद नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया ना। एक मिनट योगेंद्र यादव, 5वीं बात से पहले, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया, मैं अभी NN वोरा पर आने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था, पूरी जानकारी दी जाए, इसको पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए। दिनेश त्रिवेदी इस मामले को लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी पाबंदी लगा दी थी कि हां जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, पर उसमें मतलब खुल्लम खुल्ला छूट नहीं दी जा सकती। तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संरक्षण मिल गया था इन लोगों को। इस साठगांठ को सार्वजनिक नहीं होने दिया गया था, जो आज तक नहीं हो पाया है। जी बाकायदा। और आज चूंकि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए NN वोरा कमेटी कांग्रेस के समय बनी थी, कांग्रेसियों ने सब काम किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सार्वजनिक नहीं होने दिया। चलिए वो तो एक कमेटी थी, नाम थे, ये सब थे। आज क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को रोकता है ये कहने को? बच्चा भी जानता है इस बात को कि जो खुल्लम खुल्ला पुलिस ने सारे कानून संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए गोली मार दी एक आदमी को, सारी दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस पे दखल दे सकता? क्यों नहीं बड़े अफसरों, छोटे मोटे इंस्पेक्टर को ना पकड़िए, हिम्मत है तो उन बड़े अफसरों को पकड़िए। जो सारी दुनिया कह रही थी, मतलब आप जैसे पत्रकार कह रहे थे कि कल सुबह तक एनकाउंटर हो जाएगा, कल सुबह तक इस आदमी को मार दिया जाएगा, और मार दिया गया। अगर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टेप इन नहीं करते तो मेरे को तो कई बार गुस्से में लगता है कि फिर बंद कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है यशोवर्धन आजाद, एक क्विक कमेंट आपका चाहूंगा मैं। जो बात आपने की है उसी की एक्सटेंशन कर रहे हैं योगेंद्र यादव। आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की, यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी, या जुडिशियल एक्टिविज्म इन मामलों में। जुडिशियल एक्टिविज्म बड़ा फैशनेबल 90 के दशक से रहा है, पर यह राजनीति के अपराधीकरण, अपराध के राजनीतिकरण पर वो एक्टिविज्म गायब क्यों दिखता है? मैं एक बात कहूं, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में जो आपका मुख्य मुद्दा है, विकास दुबे के एनकाउंटर के संबंध में क्या होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल मुद्दे की हैं, उस पर बात करना चाहता हूं। हमारी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, और इसलिए मैं आशावादी तो हूं कि एक बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बहादुर, निर्भीक और ईमानदार आएगा जो ये कहेगा कि मुझे 5 साल के बाद राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सारे माफिया को स्मैश कर दूंगा, भले मुझे 1 साल रहने दिया जाए या 2 साल रहने दिया जाए।
किस तरह की ये प्रजातांत्रिक प्रणाली है जहां योगेंद्र यादव ऐसे लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते, और वो तभी जीत सकते अगर वो कांग्रेस या बीजेपी या एसपी ज्वाइन कर लें और यादव बेल्ट से उन्हें खड़ा कर दिया जाए। तो ये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली की सत्यता है। तीसरी बात जो मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं वो ये है, विकास दुबे एनकाउंटर में मरे या नहीं मरे, जो हमारी व्यवस्था ग्रामीणों की है, जिसे हम एक बजवर्ड है हमारे सिस्टम में, उसको कहा जाता है ग्रास रूट, यानी कि ये आदमी ग्रास रूट राजनीति में बहुत ही सशक्त है। इसका मतलब ये है ग्रास रूट पॉलिटिक्स का। आज ग्रास रूट पॉलिटिक्स इस चीज को चरितार्थ करती है कि वो हर तरह से बुरी तरह से जो ग्रामीण हमारे बटे हुए हैं, कास्ट में, कम्युनलिस्ट में, प्रेशर ग्रुप्स में, और उनका एक मुख्य मुद्दा सिर्फ एक होता है कि ग्रामीण ब्यूरोक्रेसी को ग्रामीण चौकीदार, थानेदार, तहसीलदार, पटवारी, कंपाउंडर को कैसे अपने हाथ में लिया जाए। और जब आपकी व्यवस्था, जिसकी बात सही बहुत लोगों ने की है, जब आपकी व्यवस्था टूटती है तो राजनीतिज्ञ इस व्यवस्था को सेलेक्टिव डिस्पेंसेशन में बांटते हैं कि आपने हमारे लिए वोट दिया तो जरूर आपके लिए काम होगा। और इसलिए विकास दुबे कुछ लोगों की जमीन हड़पता था और कुछ लोगों को जमीन दिलाता था। तो ये पूरा एक सिस्टम है, मैं आपकी बात समझ गया। पूरा ये एक व्यवस्था है, इसमें सड़ांध आ रही है, इसको क्लीन अप करने की जरूरत है, पर इसकी क्लीनिंग अप की हम बात नहीं करते। और देखिए, कांग्रेस बीजेपी बहुत होने लग जाता है जब हम बात करते हैं अखिल भारतीय स्तर, मानो और राजनीतिक दल दूध के धुले हैं, जनरल वर्मा। और यहां पर मैं राज्यवार भी कुछ बातें दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, और आप मुझसे बेहतर इन आंकड़ों से वाकिफ हैं, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। केरल में जितने निर्वाचित एमएलएज हैं, विधायक हैं, 90%, बिहार में 82%, पश्चिम बंगाल में 55%, उत्तर प्रदेश में 56%, महाराष्ट्र में 58% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। यह सब जगह है। केरल में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, मतलब केरल में कांग्रेस तो है, बीजेपी नहीं है। या पश्चिम बंगाल की बात करो, या बिहार की बात करो, महाराष्ट्र की, ये दिस इज कटिंग अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो आपने आंकड़े बताए हैं वो एक्चुअली उससे भी ज्यादा हैं। जो लेटेस्ट है मैं आपको बता दूं, केरला में 62%, महाराष्ट्र में 62%, दिल्ली में 61%, तेलंगाना में 61%, बिहार में 58%, आंध्रा में 55% और झारखंड में 54% एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये देखिए, तो ये अक्रॉस द बोर्ड है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और ये भी बता दूं, जो प्रोफेसर शास्त्री की बात कर रहे थे सिन्हा साहब, वो एडीआर के चेयरमैन हैं, उन्होंने ही वो आर्टिकल लिखा था। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि मनी, धनबल और बाहुबल, इन दोनों चीज़ों का मिश्रण है जिसकी वजह से ये जीता जाता है। राज्यसभा के बारे में आप बात कर रहे थे, अभी एक नया ट्रेंड जो शुरू हो गया है कि जो लोकसभा में या इधर उधर हार जाते हैं उनको बैकडोर से अभी राज्यसभा में भेजना शुरू कर दिया है। ये एक अजीब बात है। और मेन चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं हम, ये मैं मानता हूं कि 70 से 75% इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो अभी तक हमारे देश में हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स के द्वारा ही हुए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज में तो विल ही नहीं है इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म। दूसरी बात ये है कि जो चलो जजमेंट पास कर भी देता है, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी तो नहीं होता है, और कुछ होता भी नहीं उसके बाद। अभी जैसे सीआईसी के फुल बेंच ने, आजाद साहब को भी मालूम होगा और बाकियों को भी, जून 2013 में एडीआर की एक पिटिशन थी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के फुल बेंच ने ऑर्डर दिया था कि 6 की 6 उस समय की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर आएंगी। किसी ने उसको तवज्जो ही नहीं दी। तवज्जो, पोल खुल जाएगी ना, जनरल वर्मा सबकी पोल खुल जाएगी। अच्छा, कहीं से भी पैसे ले लो, कितने भी पैसे ले लो, 1000 तरीके ईजाद कर लिए। हमने 3 बार अपील करी और वो अपील के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि जी हम नहीं इंप्लीमेंट करा सकते इसको पॉलिटिकल पार्टी से। तो फिर हमने पीआईएल करी दाखिल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, अभी 3 साल हो गए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं यशोवर्धन आजाद। मतलब यही तो खेल है, पोल अपनी खोलने को कोई तैयार नहीं है। राज खुल जाएंगे ना सबके, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे
कि उधर कितने पैसे आए, चीनियों ने कितने पैसे दे, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कितने आए, तो आरजीएफ में कितने आए। बस इस पे तालियां बजवाते रहो अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से, असल बात सामने नहीं आएगी। आपसे था ये सवाल, यशोवर्धन आजाद। जी हाँ, जनरल वर्मा ने बिल्कुल सही कहा और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीआईसी के फुल बेंच ने यह डिसीजन दिया था और उसके बाद सीआईसी ने नोटिस दिया सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट ने सीआईसी को रिकंसिडर करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक फंसा हुआ है। ये बात सही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस लेगी नहीं और आपका कहना बिल्कुल सही है। और बल्कि यही नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं। मैं आपको पीएम केयर फंड के बारे में बताऊं, जहां पीएम केयर फंड ने ये जानकारी कहा कि हम आरटीआई में पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, हाँ, इसीलिए हम जब बड़ा आसान हो जाता है। मैं थोड़ा सा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, में एक मुद्दे पर और राकेश सिन्हा और अखिलेश प्रताप सिंह की टिप्पणी चाहूंगा, उन दोनों को स्क्रीन पर रखिए। देखिए, ये जो आरटीआई आम आदमी ने उसे हथियार बना लिया, औजार बना लिया, पोल खोल करने लगा, तो अब उसमें बंदिशें लग गई हैं। लोकपाल कब आएगा जैसी कल्पना की जाती है। राकेश सिन्हा, कहीं गलत बयानी कर रहा हूं तो मुझे टोक देना। ना आरटीआई ढंग से इंप्लीमेंट होगा, लोकपाल आएगा नहीं, आधे फैसले इंप्लीमेंट नहीं किए जाएंगे। वो इसलिए कि राजपाश होगा, फिर एक कंफर्टेबल अरेंजमेंट जो बनी हुई है वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए एनएन वोरा पर मैं आता हूं। और आप प्रोफेसर रहे हैं, आप छात्रों को पढ़ाते हैं, मैं खुद छात्र था उस वक्त जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसके कुछ अंश मिले। आज तक ये सार्वजनिक नहीं हुई, ये संवेदनशील है। अरे पोल पट्टी नहीं खोलनी है क्या? हमें नहीं पता लगना चाहिए राजनेताओं, अफसरशाहों और माफियाओं का क्या इस देश में नेक्सस है, क्या गठजोड़ है? देखिए, इस रिपोर्ट को निश्चित रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, उससे बहस होनी चाहिए। लेकिन मैं दो महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बात कही है उसको रेखांकित होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मशीन बनेगी तो लोकतंत्र का ह्रास होगा। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 महीने से एक सामाजिक संगठन के रूप में आप इलेक्शन मशीन नहीं है ये कह रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं को कैसे ट्रेन करते हैं, नेतृत्व की क्या धारणा होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में जो 7 दशकों से जो गंदगी थी उसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साफ करने का काम किया है। और मैं जोगेंद्र यादव जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 37% आपके विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। सुन लीजिए, बिना जांच के, बिना किसी बात पर अपने पुलिस व्यवस्था पर इतना अविश्वास प्रकट नहीं करना चाहिए। कोई एनकाउंटर नहीं था। आपके पास कौन सा ऐसी मशीनरी है कि आप कहते हैं एनकाउंटर? एक ग्रेडेड क्रिमिनल भागता है पुलिस। मैं कह रहा हूं पूरे भारत में करिए ना एनकाउंटर। मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा अभी। एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह, पूरे देश में एनकाउंटर कीजिए ना, देश की राजनीति से गुंडों को निकाल दीजिए। बड़ी बात मांगी जा रही है क्या 70 साल आजादी के बाद? देखिए, अगर यूपी के एनकाउंटर को प्रदेश की सरकार सही ठहरा रही है तो उसे एक निष्पक्ष जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट को देने में फिर डर किस बात का है? आगे बढ़ के बोलना चाहिए, तुम जांच कर लो, मैं सही हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। बात दरअसल में ये है, आप बोहरा कमेटी पे जा रहे हैं। सवाल ये है कि बात अभी उठ रही थी कि मोदी जी ने क्या कहा, उसका क्या कहा छोड़ दीजिए, किया क्या उस पर बहस करिए। 6 साल हो गए जब मोदी जी ने ओथ लिया तो 2 केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर बलात्कार के केसेज आए लगे और किसी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया। जब मोदी जी गुजरात में सीएम थे तो एक मिनिस्टर को सजा हो गई 4 साल की, लेकिन मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया, जबकि नियम है 2 साल 3 साल के ऊपर हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट स्टे ले लिया। अभी भी 5-6 महीना पहले एक मंत्री का सदस्यता बर्खास्त हो गई, उसे मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। अपराधियों को क्रिमिनल फ्रेंडली मेंटेलिटी के बीजेपी आरएसएस के लोग, मैंने गिना ना प्रज्ञा ठाकुर से शुरू करके, तो जिसकी मेंटेलिटी क्रिमिनल फ्रेंडली हो, जो अपने बातें कुछ करता हो लेकिन करता हो जो अपराधियों को मदद करने वाली एक्शन। यूपी में जब सरकार बनी 47% मिनिस्टर क्रिमिनल्स दागी हैं, शीर्ष से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे चले जाइए। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। देखिए, एक मिनट, एक ब्रेक लेना है। योगेंद्र यादव, एक क्विक कमेंट चाहूंगा।
बात हो रही है देश की राजनीति से गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को दूर भगाने की। इसमें कठिनाई क्या है? ऐसी आफत क्या है? ऐसी दिक्कत, ऐसी डिपेंडेंस क्या है राजनीतिक दलों की कि इनको राजनीति में लेकर आना है, इनको जेल के पीछे नहीं भेजना? डिपेंडेंस ये है कि राजनीतिक दल स्वयं जमीन से कटे हुए, उनको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट ये तमंचे वाले दिलवाते हैं और शॉर्टकट जो थैली शाह है ये दिलवाते हैं। इसलिए पैसा और अपराध, इन दोनों का सहारा लिया जाता है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक दिन आना चाहिए जब हम कहें कि अब हम पिछली बातें नहीं गिनाएंगे, हम यहाँ से शुरू करें। और ये विकास दुबे वाला केस देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट एक नजीर बनता है। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, कल से शुरुआत करें, पुरानी चीजों को गिनाने की बजाय, और अगर राकेश सिन्हा जी जो सारी अच्छी बातें अपनी पार्टी के बारे में गिना रहे हैं, बहुत शानदार बातें हैं सर। कल से विकास दुबे वाले प्रकरण पे लागू कर दीजिए। पता कर लीजिए कि उसने मध्य प्रदेश में जाके समर्पण क्यों किया। पता कर लीजिए कि किन लोगों की वजह से वो व्यक्ति आज तक चल रहा था। पता कर लीजिए थानेदार किसकी वजह से वहां पे अपॉइंट हुआ करते थे। कल से शुरू कर लीजिए। बिल्कुल पहले हुआ था, सपा ने भी ये काम किया। बिल्कुल, हम कल से शुरू क्यों नहीं करते? इस विकास दुबे प्रकरण से देश की राजनीति की सफाई की बात क्यों नहीं होती कि गुंडा राज खत्म? सिर्फ ये ताल ठोकने से नहीं, एक इलाके में गुंडा राज खत्म से काम नहीं होगा। राजनीति से गुंडा राज खत्म करने की ताल कोई ठोकेगा। ब्रेक के बाद अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। रखे सब कंट्रोल में। LIC हर पल आपके साथ। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए। विकास दुबे मार दिया गया, गुंडा राज खत्म हो गया कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देश की राजनीति में अहम सवाल, गंभीर सवाल, गुंडा राज खत्म होगा क्या? यशोवर्धन आजाद खत्म भी होगा या सुनने में अच्छा लगता है पर दरअसल जुमला है? किया जा सकता है बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, ईमानदार कलेक्टर्स और एसपीज को पोस्ट करते हुए। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था है संगठित माफिया के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। इसलिए मुझे बहुत ही कठिन लगता है कि ये शायद व्यवस्था में सुधार एक योजनाबद्ध और समयक्रम तरीके से होगी। जनरल वर्मा, मैं सहमत हूँ आजाद साहब से। मैं एक कहूँगा कि 3 लेवल पे करना पड़ेगा तब कुछ हो सकता है। पहली बात, पॉलिटिकल पार्टीज RTI के नीचे आनी चाहिए। एक लॉ बननी चाहिए जिस पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्न करने चाहिए। नोटा जो है उसको और ज़्यादा सशक्त बनाने की ज़रूरत है। ग्रास रूट लेवल्स पे वोटर अवेयरनेस बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि उनको मालूम हो कि ये क्रिमिनल जो आते हैं चुन के, वो क्यों देश के लिए अच्छे नहीं है और गवर्नेंस उसकी वजह से क्यों खराब हो रही है। तो चरणबद्ध तरीके से ही ये हो पाएगा और होना चाहिए। मैं निराशावादी लगता हूं बहुत से लोगों को कि सवाल ऐसे क्यों पूछते हो, लेकिन आशावान हूं कि हमारी राजनीति भी गंगा की तरह पवित्र होगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।